मान लीजिए कोई इंसान आज सुबह उठता है और अपना पुराना लैपटॉप बदलने के लिए मार्केट जाता है या कोई ऑनलाइन स्टोर चेक करता है और अचानक वो देखता है कि एक आम लैपटॉप या स्मार्टफोन की कीमत पिछले साल के मुकाबले 3 गुना बढ़ चुकी है। राइट। अब ऑब्वियसली कोई भी सोचेगा कि शायद महंगाई बढ़ गई है या सरकार ने कोई नया टैक्स लगा दिया है, लेकिन असल वजह कुछ और ही है। बिल्कुल, और वो वजह बहुत छोटी सी है। एग्जैक्टली असल वजह यह है कि दुनिया भर में बन रहे कुल माइक्रोचिप्स का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, मतलब सिर्फ 0.2% चुपचाप पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को निगल रहा है। और उसी 0.2% के कारण उस आम इंसान का लैपटॉप इतना महंगा हो गया है। आज की इस डीप डाइव में सबका स्वागत है। ये जो लैपटॉप की कीमत वाला उदाहरण है ना, ये कोई हवाई थ्योरी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये उस बहुत बड़े बदलाव का एक छोटा सा लक्षण है जो इस वक्त पूरी दुनिया की नींव हिला रहा है। और उसी नींव को समझने के लिए आज हमारे डेस्क पर रिसर्च और डेटा का एक बहुत बड़ा स्टैक रखा हुआ है। काफी सारी रिपोर्ट्स हैं आज। हाँ, मतलब हमारे पास इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF की ताज़ा ग्लोबल रियल GDP रिपोर्ट है। फिर डिलॉयट का नया सेमीकंडक्टर आउटलुक है। एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स के नए आंकड़े भी हैं। और साथ ही CNA की स्पेस रेस पर आधारित एक बहुत ही शानदार डॉक्यूमेंट्री की ट्रांसक्रिप्ट भी है। अब देखिए, आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि अर्थव्यवस्था, टेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष विज्ञान को बिल्कुल अलग-अलग बॉक्स में रख कर देखते हैं। राइट। लेकिन जब कोई इन सारी रिपोर्ट्स को एक साथ टेबल पर रखता है तो समझ आता है कि ये अलग-अलग विषय बिल्कुल नहीं है। तो फिर ये क्या है? ये असल में डोमिनोज की तरह है। एक गिरता है तो उसका सीधा असर दूसरे पर होता है। और हमारा आज का मिशन यही है। 2026 में दुनिया के पावर बैलेंस या शक्ति संतुलन में जो ये अभूतपूर्व शिफ्ट आ रहा है, हमें उसकी डिकोडिंग करनी है। बिल्कुल। जो भी लोग कम समय में दुनिया की बदलती अर्थव्यवस्था, चिप्स की लड़ाई और कूटनीति की पूरी बिग पिक्चर समझना चाहते हैं, उनके लिए आज की चर्चा एक परफेक्ट शॉर्टकट होने वाली है। तो सबसे पहले उस चीज से शुरू करते हैं जो दुनिया को चलाती है, पैसा। एग्जैक्टली और जब पैसे और ग्रोथ की बात आती है तो IMF की ताज़ा रिपोर्ट एक बहुत ही क्लियर तस्वीर पेश करती है। तस्वीर ये है कि दुनिया का जो गुरुत्वाकर्षण केंद्र है या सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका है। वो आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। रिपोर्ट के मुताबिक ग्लोबल GDP ग्रोथ में भारत का योगदान अब 17% तक पहुंच गया है, जो कि बहुत बड़ा नंबर है। हाँ, मतलब ये अमेरिका के 9.9% के योगदान से काफी आगे निकल चुका है। हाँ, हालांकि चीन 26.6% के साथ अभी भी सबसे ऊपर है। राइट। लेकिन जरा सोचिए, अगर सिर्फ भारत और चीन को मिला दें तो ये दोनों देश मिलकर पूरी दुनिया के आर्थिक विकास में लगभग 44%, सटीक रूप से 43.6% का योगदान दे रहे हैं। मतलब दुनिया की लगभग आधी ग्रोथ सिर्फ 2 देशों के इंजन से आ रही है। बिल्कुल। और इसी को लेकर एलन मस्क ने हाल ही में वो पावर बैलेंस में बदलाव वाला ट्वीट किया था। और भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने बजट भाषण में इस आर्थिक शिफ्ट का जिक्र किया है। दुनिया के बड़े निवेशक और नीति निर्माता अब इसी डेटा के आधार पर अपने अगले 10 साल की प्लानिंग कर रहे हैं। और इसमें अगर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट को जोड़ें तो वो भी यही कह रही हैं कि 2026 में भारत 6.7% की दर से सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। और चीन की ग्रोथ 4.8% के आसपास रहेगी। रुको, चलिए इसे थोड़ा खोल कर समझते हैं। हम अक्सर ये बड़े बड़े प्रतिशत सुनते हैं, 17% योगदान, 6.7% की ग्रोथ। न्यूज चैनल्स पे ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल लगता है। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ा पुश बैक देने दीजिए। मैं एक एनालॉजी देता हूँ। ये ऐसा है जैसे चीन एक भारी मालगाड़ी है जो अब अपनी टॉप स्पीड पर पहुंच चुकी है, और भारत एक नई बुलेट ट्रेन है जो अभी अपनी पूरी गति पकड़ रही है। अच्छा। लेकिन अगर हमारी ग्रोथ रेट्स 6.7% है और चीन 4.8% पर धीमा हो रहा है, तो एक आम इंसान की हैसियत या प्रति व्यक्ति आय के मामले में जमीनी हकीकत क्या है? क्या वहां भी हम उन्हें पीछे छोड़ रहे हैं? यहीं पर सारा भ्रम दूर करना जरूरी है। प्रतिशत हमेशा पूरी कहानी नहीं बताते। तो असली कहानी क्या है? यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो है पर कैपिटा GDP। अगर आप प्रति व्यक्ति GDP को देखें तो अनुमान बताते हैं कि चीन की प्रति व्यक्ति GDP लगभग $13,687 है। बाप रे। और भारत की? करीब $2,878। ओहो। इसका सीधा सा गणित ये है कि ग्रोथ रेट धीमी होने के बावजूद चीन का एक आम नागरिक आज भी एक भारतीय नागरिक की तुलना में
औसतन 4.76 गुना अधिक कमा रहा है। ये कैसे काम करता है? मतलब हम तेज दौड़ रहे हैं फिर भी अंतर इतना बड़ा है। इसके पीछे जो मैकेनिज्म काम करता है उसे बेस इफेक्ट कहते हैं। अच्छा, बेस इफेक्ट। हाँ, मान लीजिए किसी के पास 100 रुपए हैं और वो 10% की ग्रोथ करता है, तो उसने 10 रुपए कमाए। राइट। लेकिन किसी और के पास 1000 रुपए है और वो सिर्फ 5% की ग्रोथ करता है, तो भी वो 50 रुपए कमा रहा है। अच्छा, मतलब उनका बेस इतना विशाल हो चुका है। एग्जैक्टली। चीन की अर्थव्यवस्था का आकार इतना बड़ा है कि उनकी धीमी ग्रोथ भी एब्सोल्यूट डॉलर्स में हमारी तेज ग्रोथ से बहुत ज्यादा पैसा जोड़ रही है। समझ गया। इसलिए सिर्फ रफ्तार काफी नहीं है, उस रफ्तार को दशकों तक बनाए रखना पड़ता है। बिल्कुल। और ये पैसा हवा से तो आता नहीं है। अगर किसी देश को अमीर बनना है तो उसे चीजें बनानी पड़ेंगी और नई तकनीक खोजनी पड़ेगी। सही बात है। जो हमें हमारे अगले डेटा पॉइंट की तरफ ले जाता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग। और डेटा में चीन ने जो किया है वो इतिहास में पहली बार हुआ है। क्या किया है? चीन ने R&D पर $2.39 ट्रिलियन खर्च करके अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। अमेरिका का खर्च $2.37 ट्रिलियन है। ये तो एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल शिफ्ट है ना? और भारत $188 बिलियन के साथ तीसरे नंबर पर है। लेकिन यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा विरोधाभास दिखाई दे रहा है। कैसा विरोधाभास? मतलब अगर हम R&D पर खर्च करने वाले दुनिया के तीसरे सबसे बड़े देश हैं और हमारे पास दुनिया का सबसे बड़ा और युवा कार्यबल है, तो एशिया मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में हम 6ठे स्थान पर क्यों हैं? और उससे भी ज्यादा अजीब बात यह है कि इस इंडेक्स में चीन पहले नंबर पर है, लेकिन मलेशिया ने वियतनाम को पछाड़कर दूसरा स्थान ले लिया है। मलेशिया कैसे इतना आगे निकल गया? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो समझना होगा कि आज की मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ सस्ते मजदूरों के बारे में नहीं है। राइट। दुनिया की बड़ी कंपनियां जब किसी देश में अपनी $बिलियन फैक्ट्री लगाती हैं, तो वे एक चीज सबसे ज्यादा खोजती हैं, संस्थागत स्थिरता या इंस्टीट्यूशनल स्टेबिलिटी। मैं एक एनालॉजी देता हूँ। क्या ये ऐसा है जैसे कोई दुनिया का सबसे बेहतरीन रेस्टोरेंट खोलना चाहता है? अच्छा। आपके पास सबसे सस्ते और फुर्तीले शेफ हैं, जो कि हमारा युवा कार्यबल है, लेकिन अगर उस रेस्टोरेंट में हेल्थ इंस्पेक्टर हर 10 मिनट में आके नियम बदल दे या आपका कच्चा माल ट्रैफिक में ही फंसा रह जाए, तो वो रेस्टोरेंट कभी कामयाब नहीं होगा। चाहे शेफ कितने भी अच्छे हों, ये एकदम सटीक उदाहरण है। रिपोर्ट ठीक यही बता रही है कि भारत का इंजन तो बहुत ताकतवर है, लेकिन हमने खुद ही हैंड ब्रेक लगाए हुए हैं। वो हैंड ब्रेक क्या है? हमारी कमजोरियां, जैसे बार बार बदलने वाली टैक्स नीतियां, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का पूरा फायदा ना उठा पाना और लॉजिस्टिक्स की समस्याएं। लॉजिस्टिक्स में तो सिंगापुर टॉप पर है ना? बिल्कुल, क्योंकि उनका माल बंदरगाह से फैक्ट्री तक बिना किसी रुकावट के पहुंचता है। इसके अलावा रिपोर्ट में राजनीतिक जोखिम और करप्शन के परसेप्शन को भी एक फैक्टर माना गया है। राइट। विदेशी कंपनियां प्रिडिक्टेबिलिटी चाहती हैं। मलेशिया ने वियतनाम को इसलिए पछाड़ा क्योंकि उन्होंने सिर्फ सस्ती लेबर नहीं दी, बल्कि हाईटेक कंपनियों के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जहां नियम रातों रात नहीं बदलते। तो मतलब कोई भी देश सिर्फ शर्ट या जूते बनाने वाली फैक्ट्रियों से अमीर नहीं बन सकता, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। एग्जैक्टली। और जब हाईटेक की बात आती है तो आज की तारीख में R&D का सबसे बड़ा हिस्सा सिर्फ एक चीज पर पानी की तरह बहाया जा रहा है, और वो है सेमीकंडक्टर चिप्स। बिल्कुल। डिलॉयट की जो रिपोर्ट है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स सामने रखती है जो किसी का भी दिमाग घुमा सकते हैं। ये इंडस्ट्री $975 बिलियन यानी लगभग $1 ट्रिलियन की होने जा रही है। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। मैं चाहता हूँ कि जो लोग सुन रहे हैं वो इस आंकड़े पर जरा गौर करें। हाँ, बताइए। जनरेटिव AI चलाने वाले जो चिप्स हैं, हाँ। वे दुनिया में बनने वाले कुल चिप्स का सिर्फ 0.2% हैं। सिर्फ 0.2%? हाँ, वॉल्यूम के हिसाब से सिर्फ 20 मिलियन चिप्स। लेकिन ये 0.2% चिप्स इस पूरी $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री का आधा रेवेन्यू अकेले कमा रहे हैं। मतलब लगभग $500 बिलियन। एग्जैक्टली। ये कैसे संभव है? 99.8% चिप्स मिलकर उतना पैसा कमा रहे हैं जितना वो 0.2% अकेले कमा रहे हैं। इसके पीछे का विज्ञान और अर्थशास्त्र समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एक नॉर्मल चिप
जो किसी फ्रिज या वॉशिंग मशीन में लगता है, उसे बनाना आसान है। राइट। लेकिन जो चिप्स चैट जीपीटी या एडवांस्ड एआई मॉडल को ट्रेन करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग कोई आम प्रक्रिया नहीं है। तो उसमें ऐसा क्या खास है? वे इंसान द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे जटिल मशीनें हैं। ये एटम के स्तर पर काम करती हैं। एटम के स्तर पर? वाओ। हाँ, दुनिया में सिर्फ कुछ ही कंपनियां इन्हें बना सकती हैं। इसलिए जिसके पास ये क्षमता है, वो इसकी कोई भी कीमत मांग सकता है और कंपनियां वो कीमत चुकाने को तैयार है। लेकिन एक मिनट, हाँ, अगर दुनिया की सारी बड़ी टेक कंपनियां और फैक्ट्रियां अपना पूरा फोकस और पैसा सिर्फ इन एआई चिप्स को बनाने में लगा रही हैं, तो आम उपभोक्ता के लिए इसका क्या मतलब है? उसका बहुत भारी नुकसान हो रहा है। मतलब जो इंसान एआई कंपनी नहीं चला रहा है, जिसे सिर्फ अपने कॉलेज के लिए एक लैपटॉप चाहिए, क्या उसका नुकसान हो रहा है? बिल्कुल, इसे जीरो सम गेम कहते हैं। वो कैसे? देखिए, चिप बनाने वाली जो फैक्ट्रियां होती हैं, जिन्हें फैब कहा जाता है, उनकी कैपेसिटी सीमित होती है। एक नई फैब बनाने में कम से कम 15 से 20 बिलियन डॉलर और 4 साल का समय लगता है। आप रातों रात कोई नई मशीन चालू नहीं कर सकते। राइट। तो जब एआई चिप्स की डिमांड इतनी ज्यादा है और उनमें इतना अंधाधुंध मुनाफा है, तो फैब्स अपनी प्रोडक्शन लाइन एआई की तरफ मोड़ देते हैं। ओहो, तो इसका नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फोन, लैपटॉप और गाड़ियों में लगने वाले आम चिप्स का प्रोडक्शन गिर जाता है। और अर्थशास्त्र का सीधा सा नियम है, सप्लाई कम होगी तो कीमत बढ़ेगी। एकदम सही। डिलॉयट रिपोर्ट के आंकड़े देखिए। आम कंज्यूमर मेमोरी चिप्स जैसे DDR4 या DDR5 की कीमतें आसमान छू रही हैं। कितनी बढ़ गई हैं कीमतें? कुछ लोकप्रिय मेमोरी कॉन्फ़िगरेशंस जो अक्टूबर में $250 के थे, मार्च तक उनके $700 तक पहुंचने का अनुमान है। $700? ये तो लगभग 3 गुना उछाल है। हाँ, तो जो लैपटॉप कल तक 50,000 का मिल रहा था, वो चिप शॉर्टेज की वजह से अब महंगा हो जाएगा। सारा बोझ आम इंसान की जेब पर आ रहा है। और बात सिर्फ गैजेट्स महंगे होने तक नहीं रुकती। बिल्कुल नहीं। इन एआई सेंटर्स को चलाने के लिए जो बिजली चाहिए, वो भी एक बहुत बड़ा संकट बन गई है। रिपोर्ट के मुताबिक इन डेटा सेंटर्स को 92 गीगावाट अतिरिक्त बिजली की जरूरत होगी। 92 गीगावाट बहुत ज्यादा होता है। हाँ, इतनी बिजली से तो कई छोटे देशों का पूरा पावर ग्रिड चलाया जा सकता है। और इसी वजह से इन चिप्स के इर्द गिर्द दुनिया की सबसे बड़ी जियोपॉलिटिक्स खेली जा रही है। राइट। अमेरिका और चीन के बीच की कशमकश इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। हाँ, वो पॉइंट बहुत क्रिटिकल है। अमेरिका ने चीन को H200 एआई चिप्स बेचने की अनुमति तो दे दी है, बिल्कुल। लेकिन बदले में उन्होंने एक अजीब शर्त रखी है। क्या शर्त रखी है? उन्होंने कहा है कि नॉन चाइनीज कंपनीज को रेवेन्यू का 25% हिस्सा शेयर करना होगा। ये कोई व्यापारिक सौदा नहीं है, ये एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है। मतलब वो चीन को कंट्रोल करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। अमेरिका जानता है कि जो देश इन एडवांस एआई चिप्स पर कंट्रोल रखेगा, वही भविष्य की सबसे बड़ी रेस जीतेगा। और वो रेस धरती पर नहीं लड़ी जा रही है। बिल्कुल नहीं, वो रेस अंतरिक्ष में लड़ी जा रही है। जिसने हमें हमारे आखिरी और शायद सबसे रोमांचक विषय पर ला खड़ा किया है, अंतरिक्ष और सैन्य शक्ति। अगर हम ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स पर नजर डालें, तो अमेरिका 895 बिलियन डॉलर के रक्षा बजट के साथ पहले स्थान पर है। राइट। रूस दूसरे पर, चीन 266 बिलियन डॉलर के साथ तीसरे पर और भारत 75 बिलियन डॉलर के बजट के साथ चौथे स्थान पर मजबूती से खड़ा है। ये तो जमीन की बात हुई। हाँ, आसमान में क्या चल रहा है? आसमान में खासकर एशियाई देशों के बीच एक नई स्पेस रेस शुरू हो चुकी है और यहाँ बजट का अंतर बहुत चौंकाने वाला है। कितना अंतर है? चीन अंतरिक्ष पर सालाना लगभग 11 बिलियन डॉलर खर्च करता है। उनके पास 200 से अधिक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स हैं। और उनका अपना तियांगोंग स्पेस स्टेशन भी तो है ना? हाँ, वो पृथ्वी की कक्षा में ऑपरेट कर रहा है। और अगर हम भारत की बात करें तो हमारा अंतरिक्ष बजट सिर्फ 1.6 बिलियन डॉलर है। मतलब चीन के मुकाबले एक बहुत छोटा सा हिस्सा। लेकिन इसके बावजूद भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी और हमारा इकोसिस्टम जो कर रहा है, वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। बिल्कुल। चंद्रयान 4 मिशन के तहत भारत ने स्पेस डॉकिंग की जो ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी, वो इसका सबूत है। हाँ, वो स्पेस डॉकिंग वाला कॉन्सेप्ट बहुत गजब था। और हमें ये समझना होगा कि ये स्पेस डॉकिंग कोई आम बात क्यों नहीं है। क्यों? जरा सोचिए, 2 ऑब्जेक्ट्स जो अंतरिक्ष के वैक्यूम में 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से उड़ रहे हैं, उन्हें बिना किसी गलती के आपस में जोड़ना। ओहो, ये ऐसा है जैसे कोई 2 अलग-अलग रोलर कोस्टर पर बैठा है और एक दूसरे के हाथ में धागे से सुई पिरोने की कोशिश कर रहा है। क्या बात है, ये एनालॉजी बहुत सही है। भारत ने इतने कम बजट में ये सटीकता हासिल की है
और यही वो तकनीक है जो 2030 तक भारत को अपना खुद का स्पेस स्टेशन बनाने में मदद करेगी। और अब ये सब सिर्फ सरकारी एजेंसियों तक सीमित नहीं है। नहीं, अब तो प्राइवेट सेक्टर भी आ गया है। एग्जैक्टली। मुझे भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर की ग्रोथ सबसे ज्यादा एक्साइटिंग लगती है। स्काई रूट एरोस्पेस और ध्रुव स्पेस जैसे स्टार्टअप्स अब ग्लोबल लेवल पर रॉकेट और सैटेलाइट डिजाइन कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य अपनी स्पेस इकोनॉमी को आज के $8 बिलियन से बढ़ाकर 2040 तक $40 बिलियन करना है। मतलब अंतरिक्ष अब सिर्फ साइंस की किताब का चैप्टर नहीं रहा, ये भविष्य का रियल एस्टेट बाजार बन गया है। और जहां रियल एस्टेट होता है वहां कब्जे की लड़ाई भी होती है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। CNN की जो डॉक्यूमेंट्री है वो ठीक इसी खतरे के बारे में बात करती है। कौन से खतरे? 2 सबसे बड़े खतरे हैं। पहला, चंद्रमा पर हीलियम-3 की माइनिंग। हीलियम-3? हाँ, हीलियम-3 भविष्य में असीमित स्वच्छ ऊर्जा या क्लीन एनर्जी का स्रोत बन सकता है, इसलिए हर देश चांद पर अपना कब्जा जमाना चाहता है। और दूसरा खतरा क्या है? दूसरा खतरा है केसलर सिंड्रोम। केसलर सिंड्रोम, ये शब्द सुनने में किसी हॉलीवुड साइ-फाई फिल्म जैसा लगता है ना? हाँ। लेकिन ये कितना असली और कितना भयानक है, ये बताइए। ये शायद आज के समय का सबसे बड़ा अनदेखा खतरा है। कैसे? जैसे जैसे देश स्पेस का सैन्यीकरण कर रहे हैं, वे एंटी सैटेलाइट हथियारों का परीक्षण करते हैं। राइट। अब मान लीजिए किसी टकराव या मिसाइल से एक सैटेलाइट नष्ट होता है। अंतरिक्ष में उसके हजारों टुकड़े बुलेट की गति से फैल जाते हैं। वे टुकड़े दूसरे सैटेलाइट्स को नष्ट करते हैं, जिससे और कचरा पैदा होता है। ओहो, मतलब एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एग्जैक्टली। एक ऐसा लूप बन जाता है जिसे रोकना नामुमकिन हो जाता है। तो अगर ये केसलर सिंड्रोम सच में ट्रिगर हो गया तो इसका मतलब है कि रातों रात दुनिया भर की GPS सिस्टम, इंटरनेट कम्युनिकेशन, मौसम की जानकारी देने वाले सैटेलाइट्स सब तबाह हो जाएंगे। सब कुछ खत्म। जो लोग सुन रहे हैं और सोच रहे हैं कि अंतरिक्ष की इस रेस से उनका क्या लेना देना है, उन्हें यह सोचना चाहिए कि अगर ये सिंड्रोम हुआ तो अगली सुबह वे उबर बुक करने या गूगल मैप्स इस्तेमाल करने लायक भी नहीं बचेंगे। बिल्कुल सही। हमारी पूरी आधुनिक सभ्यता एक झटके में ब्लैकआउट हो जाएगी। और इसीलिए विशेषज्ञ बार बार कह रहे हैं कि अंतरिक्ष में देशों को टकराव की नहीं बल्कि सहयोग की जरूरत है, वरना हम सब एक साथ हारेंगे। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा के तारों को एक साथ जोड़ते हैं। आज हमने दुनिया का वो एक्सरे देखा जो आम खबरों में कहीं छिप जाता है। हमने समझा कि कैसे भारत और चीन दुनिया की आर्थिक गाड़ी को खींच रहे हैं, लेकिन पर कैपिटा GDP का असली सच क्या है। राइट। हमने देखा कि कैसे फैक्ट्रियां लगाने के लिए सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि पॉलिसी की स्थिरता चाहिए। और सबसे जरूरी बात, कैसे 0.2% AI चिप्स हमारे लैपटॉप को महंगा कर रहे हैं और अंतरिक्ष में एक नए महायुद्ध की नींव रख रहे हैं। ये सब आपस में गहराई से जुड़ा हुआ है। चिप्स से अर्थव्यवस्था चलती है, अर्थव्यवस्था से रक्षा बजट तय होता है और उसी रक्षा बजट से अंतरिक्ष की रेस लड़ी जाती है। जो लोग हमें सुन रहे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा फायदा है। बिल्कुल। अगली बार जब भी कोई अपनी ऑफिस मीटिंग में हो, कॉलेज की कैंटीन में हो या दोस्तों के साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था या तकनीक पर बात कर रहा हो, तो इन इनसाइट्स के साथ वो निश्चित रूप से उस चर्चा में सबसे स्मार्ट व्यक्ति होगा। क्योंकि अब उन्हें सिर्फ क्या हो रहा है ये नहीं पता, बल्कि क्यों और कैसे हो रहा है ये भी पता है। एग्जैक्टली। जाते जाते मैं एक ऐसे विचार के साथ इस चर्चा को खत्म करना चाहता हूँ जिसमें सबको खुद सोचना चाहिए। सोचिए, आज से कुछ साल बाद 2030 में जब भारत और चीन दोनों के अपने अपने स्पेस स्टेशन पृथ्वी की कक्षा में चक्कर लगा रहे होंगे। राइट। और वे स्पेस स्टेशन पूरी तरह से उन एडवांस्ड AI चिप्स द्वारा संचालित होंगे जो आज बन रहे हैं। बिल्कुल। तब चंद्रमा पर खोदे गए उस बेशकीमती हीलियम-3 पर मालिकाना हक आखिर किसका होगा? ये बहुत बड़ा सवाल है। क्या उस देश का जिसने अपना झंडा गाड़कर उसे खोजा, उस प्राइवेट कंपनी का जिसने माइनिंग मशीन बनाई, या फिर उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसने पूरी माइनिंग प्रक्रिया को बिना किसी इंसानी मदद के कंट्रोल किया? इस सवाल पर विचार कीजिएगा। आज की इस डीप डाइव में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सवाल पूछते रहिए और